गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 BLM, श्री विजयनगर। स्वागत है आपका आज के इस YouTube चैनल में। आज हम BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री फर्स्ट के टॉपिक पहली यूनिट का सिंधु घाटी की सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता का नामकरण, उसकी राजधानी, विस्तार क्षेत्र, कालक्रम, निर्माता, इसके साथ साथ सैंधव समाज का सामाजिक जीवन और शिक्षा पर विचार व्यक्त किए थे। आज हम सिंधु समाज की आर्थिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु समाज का आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, धार्मिक जीवन की क्या विशेषताएं रही, सिंधु समाज का आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि इसके पिछले वीडियो में हमने सिंधु समाज का सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि सिंधु समाज का जो समाज है स्तर जो था एक समान नहीं था। कुछ वर्ग के जो लोग थे अमीर थे, कुछ वर्ग के लोग गरीब थे। खान पान का स्तर भी इनका सरल और सादा था। ये लोग गेहूं, जौ, चावल आदि खाते थे। कुछ लोग मांस भी खाया करते थे। इसके अलावा सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। आभूषणों का जो प्रयोग है वह स्त्री और पुरुष दोनों में ही किया जाता था। मनोरंजन के साधन जो कि जुआ खेलना, शिकार करना, चौपट, बच्चों के द्वारा मिट्टी के खिलौने, नृत्य, संगीत, मछली पकड़ना आदि इनके मनोरंजन के साधन थे। इनके मृतक संस्कार के संबंध में जॉन मार्शल ने 3 बातें बताई। हिंदू निवासी या तो मृतकों का अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार करते थे। दूसरी विधि जो बताई, जो इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे मृत व्यक्तियों को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते थे। तीसरी विधि के अनुसार सिंधु निवासी मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। और इस प्रकार 3 प्रकार से इनकी मृतक संस्कार विधि जो सर जॉन मार्शल ने बताई थी। तो इसके साथ साथ आइए आज का जो हमारा टॉपिक है, सिंधु समाज की आर्थिक जीवन किस प्रकार से था। तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत नंबर पहला है कृषि। नंबर पहला है कृषि। सैंधव समाज में कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। वहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी। भूमि की जो स्थिति थी वो उपजाऊ थी। इस क्षेत्र में खेती अच्छी हुआ करती थी। खुदाई में गेहूं और जौ दोनों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा चावल, मटर, तिल की खेती की जाती थी। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े के अवशेष भी मिले हैं, जिसके आधार पर ऐसा अनुमान है कि ये लोग कपास की खेती भी किया करते थे। विद्वानों का मानना है कि इस प्रदेश में फलों की खेती भी की जाती थी, जैसे नारियल, केला, खजूर, अनार आदि की कृतियाँ प्राप्त की गई हैं। तो विद्वानों का मानना है कि इस प्रदेश में फलों की खेती भी होती थी। खेती में किस प्रकार के हलों का उपयोग होता था इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। सिंचाई पद्धति के बारे में भी पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाई है। अनाज को पीसने के लिए बड़ी बड़ी चक्कियाँ और कूटने के लिए उस समय ओखली का प्रयोग किया जाता था।
सामान्यतः लोग मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों में अनाज भरकर रखा करते थे। राज्य की ओर से अथवा बड़े बड़े व्यापारियों की ओर से बड़े बड़े गोदामों में अन्न का संग्रह उस समय किया जाता था। खाद्यान्नों को लाने ले जाने के लिए उस समय बैलगाड़ियों का प्रयोग भी होता था। अनाज तोलने के लिए बटखरे जो हैं प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार कृषि जो है सिंधु निवासियों के व्यवसाय का मुख्य साधन था। नंबर 2 पर है पशुपालन। नंबर 2 पर है पशुपालन। कृषि कार्य के साथ साथ सिंधु निवासी पशुपालन का कार्य भी करते थे। मुद्राओं पर उत्कीर्ण चित्रों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि ये लोग बैल, गाय, भेड़, सूअर, कुत्ते आदि को पालते थे। गाय का आर्थिक महत्व तो नहीं था, फिर भी दूध के लिए उस समय गायों को पाला जाता था। इस दृष्टि से भैंस और भेड़ों को भी पालते थे ये लोग। कुछ मुद्राओं पर हाथी का चित्र उत्कीर्ण मिला है, तो ये विद्वानों का मानना है कि सिंधु निवासी हाथी भी पालते थे। घोड़े के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु निवासी घोड़ों से परिचित नहीं थे, जबकि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सैंधव निवासी घोड़ों से परिचित थे। इसके अलावा ये लोग बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस आदि से ये लोग उस समय परिचित थे। और शायद इनमें से कुछ पशुओं का मांस भी खाया जाता था। ऊंट की सत्ता का कोई प्रमाण यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऊंट की सत्ता का कोई प्रमाण यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया है। नंबर 3 है उद्योग धंधे। नंबर 3 है उद्योग धंधे। सिंधु सभ्यता के काल में कई घरेलू उद्योग धंधे प्रचलन में थे। सिंधु निवासी सूत, ऊन, मिट्टी, धातु और पत्थर आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे ये लोग। सिंधु प्रदेश के चनुदड़ों की खुदाई में श्री दयाराम साहनी को एक चांदी के घड़े पर सूती वस्त्र और अन्य स्थानों पर सूत काटने के जो धागे हैं प्राप्त किए हैं। खुदाई में प्राप्त बहुत सी मूर्तियों पर वस्त्रों के चित्र दिखाए गए हैं, तो स्पष्ट है कि सिंधु निवासी सूत और ऊन को काटते थे। उनके कपड़े बनाए जाते थे। मैके महोदय ने इन अनेक वस्तुओं पर सूत के धागे लिपटे हुए प्राप्त किए हैं। श्री नीलकंठ शास्त्री ने भी सिंधु निवासियों द्वारा विभिन्न मलमल का प्रयोग मिस्र में मम्मी पर लपेटने के लिए किया जाता था। सिंधु निवासी कपड़ों पर तरह तरह के डिजाइनें बनाया करते थे, उन्हें रंगा भी करते थे। तो स्पष्ट है कि इस युग में रंगरेज का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में रहा होगा। खुदाई में प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, मुद्राओं, खिलौनों और बर्तनों से पता चलता है कि सिंधु निवासी जो थे बर्तन बनाने की, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में निपुण थे। यद्यपि खुदाई में कुम्हार की चाक का कोई चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन बर्तनों की बनावट और आकार से साफ पता चलता है कि जो मिट्टी के बर्तन थे वो चाक पर ही बनाए जाते थे। इन पर तरह तरह का अलंकरण और चित्रकारी उस पर की जाती थी। सिंधु निवासी अपने यहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुएं मंगाया करते थे। ये लोग धातुओं को गलाने और मिश्रण करना जानते थे। धातु के उस समय औजार, हथियार, आभूषण और मूर्तियाँ, खिलौने उस समय बनते थे।
उनकी धातु निर्मित मूर्तियों में मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की गई है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। सिंधु निवासी पच्चीकारी और रत्न जड़न के काम भी काफ़ी अच्छे से करते थे। धातुओं के अलावा ये लोग शंख, सीप, हाथीदांत आदि के काम में ये लोग काफ़ी दक्ष हुआ करते थे। सिंधु निवासी सोने, चांदी, धातु, मिट्टी, पत्थर, हाथीदांत और सांचे की अनेक प्रकार के बड़ी बड़ी मोतियों के आकार की गुड़ियाएँ भी बनाते थे। उन पर पच्चीकारी किया करते थे और उन पर रंग चढ़ाने का काम करते थे। नेक्स्ट है व्यापार वाणिज्य। सिंधु निवासियों का व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था। सिंधु प्रदेश के अवशेषों में अनेक वस्तुएं पाई गई हैं जो इस प्रदेश की उपज और कृति की नहीं थी। विद्वानों का मानना है कि ऐसी वस्तुओं को विदेशों से ही प्राप्त किया जाता होगा। सिंधु घाटी क्षेत्र में तांबा, चांदी, सोना आदि आभूषणें प्राप्त नहीं होती थी। इन धातुओं को अफगानिस्तान, ईरान, इसके अलावा आदि देशों से प्राप्त किया जाता था। तांबा जो है वो राजस्थान से और कीमती पत्थर बदख्श से प्राप्त होते थे। शायद मूंगा, मोती आदि रत्न भी इसी क्षेत्र से आते थे। देवदार के शैतीर हिमालय के आसपास के क्षेत्रों से ये आते थे। तो स्पष्ट है कि सिंधु निवासियों का व्यापार वाणिज्य जो था उस समय उन्नत अवस्था में था। संभवतः इस युग में जल और थल दोनों मार्गों से ही व्यापार किया जाता था। इसके अलावा दूर दूर से प्रदेशों तक वस्तुओं का आना और ले जाना लगा रहता था। मुद्राओं पर अंकित जहाज के चित्रों से अनुमान है कि सिंधु निवासी जो थे नौकाओं और जहाज़ों का उपयोग भी करते थे। स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी, बैलों, घोड़ों और गधों का प्रयोग ये माल ढोने के लिए किया करते थे। इसके अलावा सिंधु निवासियों में अंतर्देशीय व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। तो इस प्रकार सिंधु निवासियों का व्यापार वाणिज्य जो उन्नत अवस्था में रहा है। नेक्स्ट है नाप तोल के साधन। नाप तोल के साधन खुदाई में प्राप्त तोल के माप के विभिन्न प्रकार के साधन प्राप्त किए गए हैं। तोल के बहुत से बाट खुदाई में प्राप्त किए गए हैं जो चौकोर पत्थर के आकार के मिले हैं। यदि सबसे छोटे बाट की इकाई का माप लिया जाए तो यह 2, 4, 8, 16, 32, 64 इकाइयों के बाट जो उपलब्ध हुए हैं। इनमें से पुरानी बांटों 1 छंटोक, आधा पाव, पाव, आधा सेर, सेर आदि से मिलते जुलते हैं। इस तरह के बाट सिंधु प्रदेश के लगभग सभी छोटे बड़े केंद्रों में प्राप्त किए गए हैं। तो इस प्रकार सिंधु समाज का आर्थिक जीवन सरल था, व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, पशुपालन, कृषि व्यवसाय इनके मुख्य साधन थे। तो आइए अब हम देखते हैं सिंधु समाज का धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, अर्थात ये किन देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो आइए अब हम देखते हैं सिंधु निवासियों का धार्मिक जीवन किस प्रकार से था। तो नंबर 1 है परम पुरुष की उपासना। सिंधु प्रदेश की खुदाई में एक मुद्रा यानी कि मोहर प्राप्त की गई है। इस पर एक व्यक्ति जो है नगन मुद्रा में बैठा है। इस व्यक्ति के 3 मुख हैं और मस्तक पर शीर्षस्थान के दोनों ओर 2 सींग पाए गए हैं। दूर से देखने पर एक त्रिशूल जैसा निशान भी दिखाई देता है। इस व्यक्ति के बाईं ओर एक गैंडा है
और एक भैंसा है, तो दाईं ओर हाथी और एक बाघ की आकृति पाई गई है। तो विद्वानों का मानना है कि सिंधु निवासी परम पुरुष की उपासना करते थे। परम पुरुष का जो प्रतीक है भगवान शिव थे। तो इस प्रकार सिंधु निवासी परम पुरुष की पूजा करते थे। नंबर 2 पर है परम नारी की पूजा। सिंधु निवासी परम नारी की पूजा भी उस समय काफ़ी लोकप्रिय थी। परम नारी के रूप में ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। परम नारी के रूप में ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी की उपासना किया करते थे। नगरों की खुदाई में मिट्टी की बनी हुई बहुत सी नारी की मूर्तियां भी प्राप्त की गई हैं। तो विद्वानों का मानना है कि ये मूर्तियां मातृ देवी की या प्राकृतिक शक्तियों की हो सकती हैं। तो इस प्रकार ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी को ये संसार की पालिका पोषिका समझते थे। मातृ देवी की अधिकतर जो मूर्तियां हैं नग्न अवस्था में प्राप्त की गई हैं। मूर्ति की कमर में पटका और मेखला और गले में गुलूबंद और हार प्रदर्शित किया गया है। सिर पर कुल्हाड़ी से मिलती जुलती हुई आकृति भी इस वस्तु में दिखाई देती है। कुछ मूर्तियों में जननी का रूप भी दिखाया गया है, जिसमें शिशु को स्तनपान करते हुए प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है प्रजनन शक्ति की पूजा। नंबर 3, परम पुरुष और परम नारी की पूजा के अलावा सिंधु निवासी प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे, अर्थात लिंग और योनि पूजा का उस समय प्रचलन रहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत से लिंग पाए गए हैं, जो सामान्यतः पत्थर, लाल पत्थर और नीले पत्थर के बने हुए हैं। छोटे छोटे आकार के 4 फीट की ऊंचाई तक लिंग प्राप्त किए गए हैं। तो विद्वानों का मानना है कि छोटे आकार के लिंगों की पूजा लोग अपने घरों में करते थे और बड़े आकार के पत्थरों की जो लिंग प्राप्त किए गए हैं उनकी पूजा भी विशेष स्थानों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा की जाती थी। हिंदू धर्म में लिंग पूजा शायद सिंधु निवासियों की ही देन प्रतीत होती है। खुदाई में पत्थर, चीनी मिट्टी और सीप के बने हुए बहुत से छल्ले प्राप्त किए गए हैं, जिनका आकार जो है आधा इंच से लेकर 4 इंच तक है। बहुत से विद्वानों ने इन छल्लों को योनियों का प्रतीक माना और अपना मत व्यक्त किया कि सिंधु निवासी जो है योनि पूजा भी करते थे। इसके अलावा सिंधु निवासियों में वृक्ष पूजा का प्रचलन था। वृक्ष के रूप में ये पीपल, तुलसी का पूजन ये लोग करते थे। नेक्स्ट है पशु पूजा। सिंधु निवासियों में पशु पूजा का भी प्रचलन था। ये लोग पशु पूजा में विश्वास रखते थे। कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र पाए गए हैं। खिलौनों के रूप में भी बैल के चित्र मिले हैं। मोहनजोदड़ो के ताम्र पत्थर पर कुब्बड़दार बैल अंकित किया गया है। तो विद्वानों का अनुमान है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में उस समय पशु पूजा का प्रचलन रहा होगा। बैल की भांति भैंस और भैंसे की पूजा भी उस समय की जाती थी, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर इनके चित्र पाए गए हैं। गाय की पूजा के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन उस समय जो नाग पूजा का प्रचलन होता था इतना निश्चित है। इसके अलावा प्रतीक पूजा की जाती थी, जिसमें स्वास्तिक की पूजा का उस समय प्रचलन था। मुद्राओं पर अनेक अवशेष और सिंह, स्तंभ और स्वास्तिक के चिन्ह पाए गए हैं। तो विद्वानों का मानना है कि ये जो चिन्ह है इनका धार्मिक महत्व है। संभवतः ये जो चिन्ह है किसी देवी देवता के प्रतीक रहे होंगे या फिर धार्मिक भावना से प्रेरित होंगे, अतः इनकी पूजा की जाती होगी। नेक्स्ट है धार्मिक प्रथाएं। मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों से, प्रतीकों से यह पता चलता है कि सिंधु निवासी जो है साकार उपासना किया करते थे। मूर्ति पूजा भी उस समय प्रचलन में रही होगी, ऐसा अनुमान है।
सिंधु निवासियों में मूर्ति पूजा का प्रचलन भी रहा होगा। खुदाई में अनेक प्रकार की मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। अधिकतर जो मूर्तियां हैं वो नारी की हैं। तो इस प्रकार सिंधु निवासी जो थे अंधविश्वास में भी विश्वास रखते थे और इसके माध्यम से अनेक व्याधिकीय रोगों को दूर करने का ये लोग प्रयास करते थे। फिर है धार्मिक प्रथाएं। मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों से प्रतीकों के अंकन से पता चलता है कि सिंधु निवासी साकार उपासना करते थे। मूर्ति पूजा प्रचलन में थी। ये लोग मूर्तियों को कहाँ प्रतिष्ठित किया करते थे, यह प्रश्न विवादास्पद है। मोहनजोदड़ो के जिस स्थान पर कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप खड़ा है उसके नीचे ही सिंधु सभ्यता का मंदिर दबा हुआ प्राप्त किया गया है। तो इस प्रकार धार्मिक प्रथाओं का प्रचलन उस समय रहा था। नाग पूजा ये लोग करते थे। मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन रहा था। ये लोग भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज बांधते थे और जादू टोने में विश्वास रखते थे। इसके अलावा खुदाई में अनेक अग्निकुंड प्राप्त किए गए हैं। तो स्पष्ट है कि ये लोग अग्नि पूजा और जल पूजा का महत्व देते थे। इनकी उपासना विधि सरल थी। ये उपासना विधि में धूप, दीप, अगरबत्ती आदि का ये लोग प्रयोग करते थे। इसके अलावा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संगीत नृत्य का आयोजन उस समय किया जाता था। लिंग योनि पूजा का प्रचलन रहा था और मूर्ति पूजा का भी विशेष महत्व था। तो इस प्रकार सिंधु निवासियों का धार्मिक जीवन सरल था जो हिंदुओं से काफ़ी मिलता जुलता है। अब अगला प्रश्न आता है कि सिंधु निवासियों का पतन किस प्रकार हुआ। विद्वानों में इस बारे में काफ़ी मतभेद पाया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु निवासियों का जो पतन है वो अकाल पड़ने से हुआ, भूकंप आने से हुआ, रेगिस्तान का मार्ग बदल गया था, विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे या फिर सूखा पड़ गया था। कुछ कारण रहे जिसके कारण जो नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी वह नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।